हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 चल रही है और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो अब हम लोग बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पेपर 2 एजुकेशन की फैकल्टी हूँ आपकी, और क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जल्दी से क्लास स्टार्ट कीजिए। क्या मेरी आवाज़ वीडियो क्लियर है? प्लीज़ बताइए। क्या मेरी आपको आवाज़ आ रही है? ओके। गुड इवनिंग पूजा। ओके, आवाज़ क्लियर है ना? वही मैं सोच रही थी वीडियो क्लियर है या नहीं है। थैंक यू कंफर्म करने के लिए। और सब जल्दी से जुड़ जाओ। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? थैंक यू। चलो, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल थॉट से करते हैं। तो आज मैंने देखा कि सर ने जीतू भैया ने फिलर फॉर्म पे एक स्टेटस में लगाया था कि इंसान जो है यस, इंसान को धोखा और शाबाशी पीछे से ही मिलती है। मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपकी पीठ पीछे ही उसकी बातें होती हैं। अगर आप किसी को धोखा कर रहे हैं, किसी का खराब कर रहे हैं, तो वो पीठ पीछे से ही मिलती है। सामने से बहुत कम ही पता चलता है। आपके पीठ पीछे जो बातें होती है उसी को सही मान सकते हैं हम कि वो हमारा फीडबैक है। ठीक है, तो इसीलिए पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है, पीठ हमेशा मजबूत और अपने कर्म हमेशा नेक रखने चाहिए। चलो, इसी बात के साथ मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि फिलर फॉर्म ऐप जो है, इसमें कौन कौन जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि फिलर फॉर्म ऐप यूनिट 1 एंड 2 की क्लास ऐप पे हुई है क्या? नहीं पूजा, ये यूनिट 3 से ही मैं स्टार्ट की हूँ, क्योंकि यूनिट 1 जो है थोड़ा टफ है, और यूनिट 3 जो है उसमें उससे स्टार्ट की हूँ कि थोड़ा इजी भी है और थोड़ा लंबा चैप्टर भी है। यूनिट 1 भी थोड़ा लंबा है, बट आई थिंक कि बेसिक से थोड़ा स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यूनिट 1 फिलोसफी है। तो जब सारे स्टूडेंट इसमें टाइमली ऐड होने लगेंगे, क्लास अटेंड करने लगेंगे, तो फिर यूनिट 1 इसके बाद होगी। ठीक है, क्लास की टाइमिंग एजुकेशन की पेपर 2 एजुकेशन की टाइमिंग है 11 बजे से, लेकिन आज मैं किसी कारण से 8 बजे से ली हूँ, अभी स्टार्ट की हूँ क्लास। ठीक है, वैसे इसकी टाइमिंग 11 बजे से रहती है, मॉर्निंग में 11 से 12। ठीक है पूजा,
तो ये रहा फिलर फॉर्म का टेलीग्राम आईडी। ठीक है, और कौन जुड़े हैं प्लीज बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन जुड़े हैं। तो ये टेलीग्राम आईडी है फिलर फॉर्म का। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे यूजीसी नेट सेट की तैयारी करवाई जाती है। अभी जून 2024 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और नेट जेआरएफ के लिए हमें अपनी कमर कस लेनी होगी और तैयारी अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीरियसली पढ़ाई करेंगे और आप लोग भी प्रॉमिस करो कि आप लोग टाइमली क्लास आओगे, डेली ज्वाइन करोगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस तो हैं बट अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और मैं इसका बता दूं कि यूट्यूब में भी 3 दिन मैंने क्लासेस ली हैं, तो पूजा आप 18, 19, 20 जनवरी का देख लो। 18 को मैंने यूनिट 1 लिया है, जो फिलॉसफी है उसके बारे में। 19 को मैंने टीचर एजुकेशन यूनिट 4 की बातें की हैं और 20 को यूनिट 3 यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बातें की हैं। तो उसका आप देख लो, बेसिक 20 की तो देख ही लो, क्योंकि वह यही यूनिट जो भी चल रही है वो वहाँ पे स्टार्ट वहाँ पे मैंने किया है। उसके बाद यहाँ पे ऐप पे रिकॉर्डेड जो क्लासेस है उसमें फर्स्ट में मैंने सिलेबस डिस्कस किया है और दूसरे क्लास में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से बताया है। तो आप कहीं इधर कंफ्यूज ना हो कि आगे क्या पढ़ा रही है, तो आपको प्रीवियस वाला जो भी वीडियोस है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब यूट्यूब की 20 तारीख की वीडियो देख लो, उसके बाद ऐप की देख लो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट डे था, सिलेबस डिस्कशन के बाद वाली यानी कि सेकेंड डे। और उसके बाद कल मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके बारे में बातें की हैं और आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा कोड है शिल्पी 10। इससे जो आपको टाइमिंग है, मतलब जो पेमेंट है उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऐप का टाइमिंग आप पूछ रही थी, 11 बजे से ऐप में है, यूट्यूब पे 11 बजे से है। सायंतनी रॉय, ओके मैम, ठीक है। तो चलो सब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये इसमें मैंने ये पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया है, प्रिंसिपल्स बता दिया है। आज हम लोग आएंगे कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में और स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं उसके बारे में बातें होंगी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं के बारे में बातें होंगी। ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, वृद्धि बताया, विकास बताया, प्रोसेस बताया, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या सब है उसके बारे में बताया, अनुवांशिकता और पर्यावरण ये इसका एक फैक्टर था 7। और आज मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इसको डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप। ये देखो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी क्या है। ठीक है, कोई आप लोग बता सकते हैं कि हेरिडिटी क्या है और इन्वायरमेंट क्या है? हिंदी में देखें तो अनुवांशिकता, अनुवांशिकता क्या है और पर्यावरण क्या है? आप लोग क्या जानते हो इसके बारे में, प्लीज मुझे बताओ। चलो टाइप करो जल्दी से और बताओ मुझे। कुछ भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप जो जान रहे हो वो बताओ। चलो चलो जल्दी जल्दी। यस, हेरिडिटी इज जेनेटिक, ओके, एंड इन्वायरमेंट मीन्स परवरिश कैसा इफेक्ट होता है। ठीक है, हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता वही है जो हम अपने माता पिता से पाते हैं। ठीक है, जो हम अपने माता पिता से पाते हैं वो अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है वो। मतलब
क्या सब हो सकता है इसमें? माता पिता के जो गुण हैं वो एक जीन्स के द्वारा, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है, वो हेरिडिटी है, ठीक है। अब कैसे जाता है वो? मतलब ये बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं ना इसको, कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका एक पीपीटी में पीछे भी बनाई हूँ। इस- एक मिनट। जेनेटिक फैक्टर्स, सेक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्रोमोजोनल, जीन इफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल बताती हूँ, उसके बाद आगे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये देखो, तो हेरिडिटी क्या है, अनुवांशिकता क्या है, जो हमें माता पिता से मिलता है, ठीक है। जो हम जो गुण हमें बचपन से मिलता है, मतलब जो हम माहौल समाज से नहीं सीखते हैं, जो हमें जेनेटिक मिलता है। मान लो कि किसी की जो आंखें हैं अपने माँ बाप पे गई है, किसी का हाइट गया है, बॉडी का स्ट्रक्चर गया है, कलर गया है, और बुद्धि लब्धि कह सकते हैं, इंटेलिजेंस गया है। वो सब सारी चीजें हमें अनुवांशिकता से मिलती है। उसी तरह से कुछ बीमारियां भी होती है जो कहते हैं हम कि अनुवांशिकता है, जेनेटिक है, इनके इनके जीन्स में है वो। तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जनरेशन तक जाती है। जैसे डायबिटीज हो गया या कोई भी ऐसे बीमारियां कह सकते हैं कि अनुवांशिकता के आधार पर है। हालांकि ये पूरी बातें पूरी तरह से मतलब ये कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अनहेल्थी लाइफस्टाइल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक हद तक इसको अनुवांशिकता कह सकते हैं। मतलब अनुवांशिकता हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो चीजें हमें माता पिता से मिली है, मतलब बायोलॉजी, जैविक कारक जो हो सकते हैं उसके लिए। और ये वातावरण क्या होगा, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट, जो हमें समाज से मिलता है। कहाँ से मिलता है? समाज से मिलता है। आप लोग हिंदी इंग्लिश किस में कंफर्टेबल हो, बताओ मुझे। मैं हिंदी में भी बता रही हूँ और इंग्लिश में भी बता रही हूँ। आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बातें? प्लीज मैसेज करो। ये माता पिता से जो हमें मिलते हैं, ठीक है। और ये पर्यावरण हमें, दोनों में ठीक है, ठीक है। चलिए, अब देखो, जैसे मान लो कि आदमी का, मनुष्य का शरीर जो है, ठीक है, वही से हम लोग बात करते हैं। वो किससे बना हुआ है? मनुष्य का शरीर, अनुवांशिकता की बात कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है, हेरिडिटी। तो मनुष्य का शरीर जो है किससे बना हुआ है? किससे बनता है मनुष्य का शरीर? सेल से बना हुआ है ना, मतलब कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। कोशिकाओं में क्या रहते हैं? इसमें क्या जाइगोट रहेगा ना, संयुक्त कोष। अब जाइगोट में कैसे बनता है, जैसे मान लो कि कोई भी बच्चा का जन्म कैसे होता है, जाइगोट। अब जाइगोट से बता रही हूँ, पुरुष और महिला, क्रोमोजोन, क्रोमोजोम, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या होता है कि मेल है ये, ठीक है, और ये फीमेल है। अब मेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। फीमेल के कितने होते हैं? 23। तो कितने का पेयर बना? मतलब टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए 46, ठीक है। 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। और पेयर कितने हुए क्रोमोसोम्स के? कितने पेयर्स हुए? वेरी गुड, 46। 23 पेयर्स हुए, ठीक है। तो इसमें जो 22 जो
पेयर है उसको कहते हैं ऑटोजोम्स। मतलब 22 तो कॉमन रहेगा, इसको कहेंगे ऑटोजोम्स। 22 पेयर को 22 पेयर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑटोजोम्स। AUTOSOMES। ठीक है। और 23वां जो होता है 23rd पेयर जो होता है दैट इज क्या है वो? सेक्स क्रोमोसोम्स। इसी से जेंडर डिसाइड होता है। मतलब इसी क्रोमोसोम 23rd वाले से ही जेंडर डिसाइड होता है कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। ठीक है, ये बातें मेरी समझ में आई आप लोगों को? 23rd पेयर जो होता है उससे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसी से डिसाइड होता है, सेक्स डिसाइड होता है कि मेल का होगा या फीमेल का होगा। पूजा और साइंतनी दोनों को समझ आ रही है मेरी बातें? अब देखो, ट्विन्स जो होते हैं, ठीक है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उस केस में क्या होता है? ट्विन्स के केस में TWINS, ये टी है, थोड़ा तुम लोग एडजस्ट कर लो आप लोग। ठीक है, ट्विन्स के केस में क्या होता है? ट्विन्स भी है, दो तरह के होते हैं। एक आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, मतलब दोनों एक बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और दूसरे होते हैं फ्रैटर्नल ट्विन्स। ठीक है, इसको एफ से डिनोट कर लो, एफ। तो आइडेंटिकल ट्विन्स कौन होते हैं? मतलब बिल्कुल सिमिलर होते हैं, दिखने में सेम, सेक्स सेम, बिल्कुल सेम, कोई भी उसमें उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। क्या होगा? वो मोनोजाइगोटिक होंगे। ठीक है। और दूसरा जो है ये एफ यानी कि फ्रैटर्नल ट्विन्स क्या होता है? ये डाइजाइगोटिक होंगे, मतलब अलग अलग जाइगोट से बनते हैं। सेम सेक्स हो भी सकता है इनका और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इतना बायोलॉजी की बातें मैंने बताई थोड़ा सा हेरिडिटी समझाने के लिए। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब जो है, जो आता है, मतलब क्रोमोसोम्स है जो भी है, तो बच्चों में जो चीजें आती है वो कहाँ से आती है? हेरिडिटी से आती है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जाती है अनुवांशिकता के आधार पे। ठीक है, माता पिता तो फिक्स्ड है, बच्चे भी जितने भी हो लेकिन उनके माँ बाप तो एक ही होंगे ना। तो अनुवांशिकता हमें गुण देता है। समझ आई मेरी ये बात? अब मेल का जैसे यहाँ बताई मैं, XY, इसको डिनोट कर लो, और फीमेल के XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये तो हेरिडिटी की बात हो गई, लेकिन इन्वायरमेंट क्या होता है? वातावरण क्या रोल है उसका? वातावरण का क्या रोल है? वातावरण का ये रोल है कि वातावरण हमें अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब अवसर कैसे प्रदान करता है? एक कहानी सुनो। यहां तो मैंने ट्विन्स की बातें की, आइडेंटिकल ट्विन्स है और फ्रेटर्नल ट्विन्स है। ठीक है, दोनों के माता पिता एक ही जैसे। अब मान लो किसी ट्विन्स की बात की, एक जुड़वा बच्चे हैं, एक ही घर में एक ही माता पिता के जुड़वा बच्चे हुए। दो जुड़वा मतलब दो बच्चे ट्विन्स हुए। ठीक है, तो मतलब उनका हेरिडिटी तो एक ही हुआ, है ना? अब क्या करेंगे? अब चेक करना था कि क्या इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि अनुवांशिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है, या पर्यावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो उसके लिए हम क्या किए, ये दो जो बच्चे हैं, हम नहीं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें। तो उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को ले जाके उन्होंने, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके उनके घर में, इसके जन्म के बाद उसे जाके बिजनेसमैन के घर में जाके छोड़ दिया। एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, उनके पास जाके छोड़ दिया। ये कहानी मैं सुना चुकी हूँ लेकिन फिर एक बार सुनाती हूँ, क्योंकि इस अभी मैं उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ, कर रही हूँ। पहले तो छोटे छोटे फॉर्म में बताया था, लेकिन फिर भी चलो। तो एक को बिजनेसमैन के पास छोड़ दिया, और दूसरा जो बच्चा था उसको क्या किया, उसको चोर के पास छोड़ दिया, थीप। ठीक है, टी से इसको इंडिकेट किया और इसको बी से। तो क्योंकि हेरिडिटी तो दोनों का सेम है, मतलब अनुवांशिकता तो दोनों का सेम है, दोनों के मम्मी पापा एक ही हैं, एक ही पेरेंट्स के दोनों बच्चे हैं। लेकिन जब वातावरण के बारे में जाना गया कि वातावरण का क्या असर होता है,
तो एक को व्यवसायी के पास यानी कि बिजनेसमैन के पास छोड़ा गया और दूसरे को छोड़ा गया चोर के पास, थीप के पास। कुछ सालों बाद क्या देखा गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कुछ सालों बाद देखा गया कि जो बिजनेसमैन के पास रहा, ठीक है, वो बच्चा क्या हुआ, बिजनेस का बहुत अच्छा अच्छा स्किल सीख लिया, मतलब सारे वो गुण सीख लिए जो उसे आसपास के एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वातावरण से जो मिलते हैं, उस परिवार से उसे जो मिले वो गुण उसने सीख लिए। मतलब वो बिजनेसमैन का सारे स्किल सीख लिया, वो बिजनेसमैन अच्छा सा बन गया। और दूसरा वाला क्या है, वो भी स्किल सीखा, लेकिन पहला वाला क्या है, पॉजिटिव स्किल सीखा, और दूसरा वाला क्या है, वो भी चोरी करने का स्किल सीखा। अब स्किल्स तो चोरी करना भी तो स्किल ही है ना, कला ही है, सबसे चोरी थोड़ी की होगी। लेकिन ये क्या है, अनसोशल चीज है, समाज को ये स्वीकृत नहीं है। ये क्यों नहीं स्वीकृत है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का इस एग्जाम्पल में मैं ये बता रही हूँ कि हालांकि दोनों बच्चे एक ही जिन से हुए, एक ही परिवार में उनकी उत्पत्ति हुई, उनके माँ बाप एक ही है, उनका वंशानुक्रम जो है, अनुवांशिकता एक ही है, लेकिन वातावरण पे उनका ऐसा असर पड़ा कि एक तरह के होते हुए भी दोनों अलग अलग चीजें को अडॉप्ट कर लिए। एक जो है वो बिजनेस का स्किल सीखा और दूसरा जो है चोर बन गया। तो इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि अनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या रोल है, क्या असर होता है। बातें मेरी समझ आई है, यहां तक समझ आई? बताओ, यहां तक समझ आई तो प्लीज मैसेज करो। समझ आई मेरी बातें? ओके, पूजा आपको समझ आई? सायंतानी, यस मैम, ओके। पूजा क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो, अब प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, अनुवांशिकता के प्रिंसिपल क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बातें करती हैं। एग्जाम्पल से मैं इसलिए बताती हूँ ताकि चीजें जो हैं उसको रटने की जरूरत नहीं होती है, वो लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। अब अनुवांशिकता के प्रिंसिपल के बारे में बात कर रही हूँ, तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल आएगा। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस, मतलब समानता का सिद्धांत, ठीक है। समानता का सिद्धांत में क्या आएगा, अब समानता का सिद्धांत मतलब क्या हो, समानता मतलब समान, समान मीन्स एक जैसा, ठीक है। अब एक जैसा में कैसा रहेगा, जैसे आदमी का बच्चा है, ह्यूमन बीइंग का, वो कैसा रहेगा, आदमी का बच्चा कैसे बनता है, आदमी जैसा, आदमी का बच्चा आदमी जैसा रहेगा ना, मतलब मनुष्य यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। हाथी का बच्चा हाथी जैसा रहेगा, बंदर का बच्चा बंदर जैसा रहेगा, टाइगर का बच्चा टाइगर जैसा रहेगा। अब ह्यूमन का बच्चा, ह्यूमन मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा या जो भी है, तो आदमी के जैसा ही होगा। कभी आपने देखा है क्या, मतलब एक्सेप्शन तो होता है कि आदमी के बच्चा है बंदर के बच्चा जैसा होगा, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ऐसा जनरल होता है, वो तो रेयर केस है। वो कुछ इसमें क्रोमोजोम्स में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, उस कारण से ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, समानता के सिद्धांत में आदमी का बच्चा आदमी जैसा रहेगा, शेर का बच्चा शेर जैसा रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस चीज को आप नोट कर लो। देखो, मैं जो बताती हूँ ना, आप लोग पेन और पेपर कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि हर बात का नोट्स बना के लिखना वो पॉसिबल नहीं है। तो क्लास जो आप देखते हो उसमें से नोट बनाते चलो खुद से, ठीक है। कब क्या क्या इंपॉर्टेंट मिले आप खुद से लिखो। अब इसमें जैसे समानता के सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण है कि इंटेलिजेंट जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे जो हैं सो इंटेलिजेंट होंगे। ये समानता का सिद्धांत है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि जो माता पिता तेज हैं, अच्छे हैं, उनके बच्चे भी तेज होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो यहाँ समानता के सिद्धांत से ये हम बातें समझते हैं। समझ आई मेरी बात? अब दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब वेरिएशन मतलब क्या होता है,
भिन्नता का सिद्धांत। अभी तो मैं बोली कि समान है सब, अब भिन्नता क्या आ जाएगी भाई? भिन्नता इसमें ये आ जाएगी कि मान लो कि भिन्नता मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ समानता मतलब एक जैसे होंगे, अब भिन्नता मतलब एक जैसे नहीं होंगे, अपोजिट होगा ना, नॉट सिमिलर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नॉट सिमिलर। ओके, तो नॉट सिमिलर कैसे होगा? जैसे पिता है, ठीक है, एक फादर है, उनका एक बच्चा है, ठीक है, ठीक है, तो फादर का जो कलर है, मान लो कि फादर जो है फेयर कलर के, गोरे हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चा क्या हो गया, वो काला हो गया या दूसरे कलर का हो गया, तो एक जैसा नहीं हो पाया। ठीक है, या फिर फादर का नेचर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब बहुत अच्छा है, शांति प्रिय है, लेकिन बच्चा जो एकदम से हार्श नेचर का हो गया, मतलब एकदम से रूखा व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगी, मतलब असमानता कैसे, भिन्नता क्या हो गई कि मतलब एक जस्ट अपोजिट हो गया ना, कि दिन है तो रात हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना कि मतलब शाम है और रात, ऐसा टाइप का, मतलब अलग बिल्कुल हो जाएगा। तो एक फादर गोरे तो बच्चा काला, सॉफ्ट जो नेचर है उनका, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, हार्श। तो ये चीज की भिन्नता होगी, अनुवांशिकता के प्रिंसिपल है ये। दूसरी बातें समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बताओ। ये बातें समझ आई? भिन्नता का सिद्धांत समझ आया? अब तीसरा है प्रतिगमन का सिद्धांत। अब प्रतिगमन क्या होता है? रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है? प्रत्यागमन इसको कह सकते हैं, या परावर्तन का नियम। परावर्तन, ठीक है, परावर्तन, परावर्तन इसको कह सकते हैं। देख लो भाई, हैंडराइटिंग थोड़ा समझ लो। परावर्तन या प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम। अच्छा, यहाँ जो मैं बताई भिन्नता का सिद्धांत में, जैसे भिन्नता के सिद्धांत में अपोजिट नहीं आएगा, ठीक है, उसमें जैसे कि शाम का मैं बात की, इवनिंग और नाइट को कंपेयर करो, ठीक है, मतलब दोनों में अंधेरा है, लेकिन इवनिंग में क्या है, थोड़ा हल्का अंधेरा है और रात में ज्यादा अंधेरा है। ये एग्जाम्पल यहाँ समझ सकते हो फादर और चाइल्ड का। ठीक है, प्रतिगमन में क्या होगा कि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट अपोजिट, या तो थोड़ा बहुत डिफरेंट कलर हो गया ना, लेकिन इसमें बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो कि दिन का, डे का अपोजिट क्या हो जाएगा, नाइट, यहाँ पे कंप्लीट अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ का क्या एग्जाम्पल आएगा, यहाँ पे आएगा इवनिंग का नाइट, मतलब डार्कनेस तो है लेकिन एक में कम है, एक में ज्यादा है, अपोजिट नहीं कह सकते हैं हम। ठीक है, भिन्नता का सिद्धांत का ये है। और परावर्तन में क्या हो जाएगा कि कंप्लीट अपोजिट। अब यहाँ एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ फेयर का जो है सो ये कह सकते हैं थोड़ा अलग कलर, काला नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट कलर कह सकते हैं इसको, अलग कलर। ठीक है, यहाँ करेक्ट कर लो आप, डिफरेंट कलर आएगा इसमें, इसको आप देख लो। जो गोरा है तो उसके बच्चे जो हैं सो थोड़े अलग कलर के हो जाएंगे, ब्राउनिश हो जाएंगे, थोड़े डिफरेंट कलर के हो जाएंगे। और प्रत्यागमन में क्या हो जाएगा कि बिल्कुल अपोजिट, दिन का अपोजिट रात, जैसे गोरी संतान के काले बच्चे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, काला वाला एग्जाम्पल इसमें आएगा, थर्ड में गोरी संतान होंगे तो उनके काले बच्चे होंगे, या गोरे माता पिता के काले बच्चे। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि रावण है, तो रावण क्या है, राक्षस है, जबकि उसके पिता जो है सो ब्राह्मण है, मतलब कंप्लीट अपोजिट। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल से याद रखो तो समझ आ जाएगा। तो ये तीनों मैं बता दी, हेरिडिटी बताया, एनवायरनमेंट बताया, उसका एग्जाम्पल बताया, चोर वाला और बिजनेसमैन वाला।
प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में बताया, प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस मतलब समानता का सिद्धांत, तो आदमी का बच्चा आदमी के जैसा होगा, और मनुष्य मतलब वही एनिमल का बच्चा एनिमल के जैसा होगा। ठीक है, भिन्नता का सिद्धांत तो भिन्न रहेगा, जैसे कि कोई जो कलर है, मतलब माँ बच्चे का और पिता का कलर जो है सो थोड़ा अलग हो जाएगा, नेचर अलग हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट नहीं होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिगमन का क्या हो जाएगा, प्रत्यागमन इसको कह सकते हैं, थर्ड वाला रिग्रेशन, उसमें कंप्लीटली अपोजिट होगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ गई? चलो ये पार्ट मेरा क्लियर हो गया। आप लोगों को क्लियर समझ आ रही है ना? तो बताओ मुझे। ठीक है पूजा, ओके। सायंतनी आपको समझ आई? अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कह सकते हैं। तो किस किस पे असर पड़ेगा, बॉडी स्ट्रक्चर पे, वोकेशनल पे, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू। तो शरीर की संरचना पर क्या असर पड़ेगा, अनुवांशिकता का बाल विकास पे क्या प्रभाव होगा शरीर की संरचना। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा हुआ, ठीक है, एक पेरेंट्स है, उनका एक बच्चा है, ठीक है, ये चाइल्ड है। तो इस चाइल्ड का क्या हो गया कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो इसके पापा से चली गई है, पापा पे गई है, इसके पापा बहुत लंबे हैं, तो ये बच्चा भी बहुत, इसका हाइट है, ये भी बहुत लंबा है। ठीक है, और इसकी जो आंखें हैं, इसकी आंखें, इसकी मम्मी जो है उसकी नीली नीली आंखें हैं, तो इस बच्चे की जो आंखें हैं वो भी नीली नीली आंखें हैं। मतलब इस बच्चे ने हाइट किससे लिया, अपने पिता से लंबाई लिया, और आंखों का जो रंग है वो इसकी माता से आया। तो इसमें क्या बच्चे का क्या हुआ कि शरीर की संरचना पे भी दोनों का इफेक्ट आया, माँ बाप दोनों का इफेक्ट आया ना। समझ आई मेरी बात? दूसरी बात है व्यवसायिक, यानी कि वोकेशनल क्या है। अब वोकेशनल में क्या आती है, अब वोकेशनल का तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि टाटा बिरला जो है, उनके बेटे क्या लगाते हैं अपने में, टाटा का सन, टाटा सन, उनका व्यवसाय पे भी असर हो गया ना, ब्रांड बन जाते हैं, वो जन्म लिया। और एक नहीं था फ्रिज कि चांदी के चम्मच लेके ही जन्म लेते हैं, अब चांदी के चम्मच कौन पूछता है, सोने के चम्मच या हीरा के चम्मच कह सकते हैं। तो टाटा का सन हो गया, टाटा का बेटा मतलब, या अंबानी जो है, उनके घर में जो बच्चे हुए तो टैग लग गया अंबानी का, तो उनका व्यवसाय वही जुड़ गया, तो व्यवसाय के स्ट्रक्चर भी उनका चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई? अब इसमें जो है वुडवर्थ, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। मैं इस फैक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। डेवलपमेंट को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, वृद्धि और विकास। ठीक है, ये मैं पहले बताई हूँ, अब पिछले वाला वीडियो जो है उसको देख लो, उसमें मैंने वृद्धि और विकास को डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो इसमें वुडवर्थ ने डेवलपमेंट यानी कि विकास को कैसे डिफाइन किया है, डेवलपमेंट को अगर हम डी से इंडिकेट करते हैं तो वो क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब कि उस पे अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का असर होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि एक जैसा दोनों पे असर नहीं होता है, ये मान लो, ये है डब्ल्यू, ठीक है, वुडवर्थ, इन्होंने कहा है कि हेरिडिटी, और हेरिडिटी को यहाँ एच से अनुवांशिकता और ई से यहाँ पे इन्वायरमेंट को मैं इंडिकेट करती हूँ। ठीक है, दोनों का असर होता है, तभी विकास कहा जा सकता है, डेवलपमेंट तभी होता है। अब कैसे होता है, हेरिडिटी का रोल थोड़ा सा कम होता है अनुवांशिकता का, ये चोर वाला एग्जांपल देखा ना, और बिजनेसमैन वाला,
थोड़ा कम रोल है। और वातावरण जो है उसका असर ज्यादा होता है, मतलब हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं उसका असर ज्यादा होता है कि जैसा हम बनना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ऐसी संगति रखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, या किसी के बारे में जानना हो कि उस आदमी का नेचर क्या है, वो कैसा रहता है, तो उसके दोस्तों को देखा जाता है। ठीक है, उसकी दोस्ती किस तरह के लोगों से है। अगर उसकी दोस्ती अच्छे लोगों से है तो समझा जाता है कि उसका नेचर भी अच्छा होगा। उसकी दोस्ती चोर उचक्कों से है तो समझा जाता है कि उसकी प्रकृति भी चोर उचक्कों वाली ही होगी। इसलिए है ना, संगति वयम किंग न करोति पुंसाम, ऐसा ही है ना कि संगति क्या नहीं करती है। तो उन्होंने कहा हेरिडिटी का जो असर होता है वो कम होता है और वातावरण का असर ज्यादा होता है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही डेवलपमेंट है। ठीक है, और ये काफी डिबेट वाला टॉपिक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस पे बहुत सारे डिबेट्स चालू रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं। कोई एनवायरनमेंट को सिर्फ, यानी कि सिर्फ क्या इसको कहते हैं, पर्यावरण, सिर्फ पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कोई कहते नहीं आनुवांशिकता महत्वपूर्ण है। कोई दोनों को 50-50 मानते हैं, तो कोई 10:9 मानते हैं, 10:90। मतलब सभी का अपने अपने अपना अपना अलग प्रिडिक्शन है, अपने अपने अलग थ्योरीज हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिबेट का प्रश्न है यहाँ पे। अब ये क्या है, यहाँ पे हेरिडिटी है, स्टैटिक है, मतलब माता पिता तो एक ही होंगे ना, पेरेंट्स जो हैं वो एक ही होंगे, स्थिर होंगे। तो हेरिडिटी स्टैटिक है, जबकि एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है। हम कहीं भी रह सकते हैं, जैसे समाज में रहेंगे वैसे हमारी बुद्धि होगी। कहते हैं ना कि सोशलाइजेशन का पहला फैक्टर क्या है, बच्चा समाज से सीखता है, और समाज का पहला फैक्टर क्या है, फैमिली, परिवार। जन्म लेता है बच्चा तो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो परिवार को ही देखता है ना, कि किस तरह के फैमिली में लोग हैं। जो कल्चर देखता है, जिस तरह का भी रूटीन देखता है, उस चीज को वो फॉलो करता है। तो ये बातें वो कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। अब एजुकेशन यानी कि शिक्षा भी 3 तरह की होती है। देखो, फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है, और दूसरी क्या होती है, नॉन फॉर्मल होती है। ठीक है, फॉर्मल में क्या है, स्कूल कॉलेज में जो हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, इनफॉर्मल कौन सा हो गया, इनफॉर्मल हो गया फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबरहुड, मतलब परिवार, दोस्त और पड़ोस, वो इनफॉर्मल वे में हो गया। और सबसे बड़ा रोल इसमें फैमिली का होता है। ठीक है, नॉन फॉर्मल क्या हो गया, जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते उनके लिए नॉन फॉर्मल है, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज है, वो सब नॉन फॉर्मल है। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है सभी को। बताओ क्या क्या अभी हम लोग डिस्कस किए, हेरिडिटी डिस्कस किए, एनवायरनमेंट डिस्कस किए हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में क्या बताएं, रिजेम्बलेंस है, वेरिएशन है, रिग्रेशन है, इतना डिस्कस किया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, हेरिडिटी का चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या असर होता है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रक्चर चेंजेज होते हैं, क्या असर होता है, वोकेशनल में क्या, उसको व्यावसायिक स्तर पे क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और सी है उसका वुडवर्थ, वो क्या डिफाइन करते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणन गुणनखंड है, मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, मैसेज करो क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, पूछू क्या एक क्वेश्चन, तब मैं समझूंगी कि आप लोग का जो है विकास हुआ है। वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस बताई थी मैं, कि वृद्धि में लंबाई बढ़ती है और विकास में क्या होता है। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्या मैं आपके दिमाग को नाप सकती हूँ क्या, कि आपका दिमाग जो है 250 ग्राम बढ़ गया ये क्लास होने के बाद। नहीं नाप सकते हैं। उसको हम लोग एज्यूम नहीं, उसको हम लोग अ, देखते हैं, सीन महसूस करते हैं। तो अब मैं महसूस करती हूँ कि आपका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, ठीक है, दोनों आंसर देना। ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली
ए हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। इसमें से कौन से जो है मुख्य रूप से आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी के से रिलेटेड फैक्टर होंगे? ठीक है, कौन से इसमें से मुख्य रूप से आनुवांशिकता से संबंधित फैक्टर होंगे? पहला, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, उनका जो फ्रेंड सर्कल रहेगा, पीयर ग्रुप रहेगा, उसके साथ जो एटीट्यूड्स है वो रहेगा। दूसरा, थिंकिंग पैटर्न, उनकी सोचने की जो क्षमता है, सोचने की जो कैपेसिटी है वो रहेगा। तीसरा, कलर ऑफ द आईज, आंखों का रंग जो है वो रहेगा हेरिडिटी से रिलेटेड। और चौथा है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, जो सोशल एक्टिविटीज, जो सामाजिक जो क्रियाकलाप होंगे उसमें जो पार्टिसिपेशन है, उसमें जो उनकी भागीदारी है उसका रहेगा। इसमें से कौन सा फैक्टर है मुख्य रूप से अनुवांशिकता से रिलेटेड फैक्टर है? अनुवांशिकता किसमें होगा? दोस्त आपके किस तरह के रहेंगे वो उससे रिलेटेड है। आपकी थिंकिंग पैटर्न से रिलेटेड है, बी। तीसरा है कलर ऑफ द आईज, सी। और डी है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज। बताओ, जल्दी बताओ, एबीसीडी में से क्या आएगा? जल्दी रिप्लाई फास्ट, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी फिर। पूजा एंड साइंतनी, ट्राई तो करो, एबीसीडी कुछ बताओ। सी। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, आपका अपने पीयर ग्रुप यानी कि दोस्तों के प्रति क्या रवैया है, एटीट्यूड क्या है उनके लिए वो। दूसरा है उनका सोचने का थिंकिंग पैटर्न, ठीक है। तीसरा है कलर ऑफ द आईज, आंखों का रंग। और चौथा है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, जो सोशल जो सामाजिक जो क्रियाकलाप है उसमें वो उनकी जो भागीदारी होती है उससे। तो क्या बोल रही हो पूजा, ए या सी? साइंतनी, ए या सी क्या होगा? सी, वेरी गुड। चलो, आप लोग का दिमाग लगता है 250 ग्राम बढ़ गया है। थैंक यू, डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट समझ आ रही है। बिल्कुल सही जवाब। ए नहीं होगा साइंतनी, आप सी से ए क्यों आ रहे हैं? हेरिडिटी क्या होता है अभी बताइए ना। आंखों का रंग, उसकी माँ का रंग जो है सो नीला था, तो बच्चे में आंखों का रंग आया ना हेरिडिटी से। एनवायरमेंट से नहीं ना आएगा आंखों का रंग, ठीक है। समझा? चलो नेक्स्ट, यहां तक डिस्कशन हो गया है। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हो ना? देखो, द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एक्सप्लेन्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो आनुवांशिकता का सिद्धांत बताता है कि जीवित जीव अपनी विशेषताओं को अपनी संतानों तक कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है। और इन विशेषताओं को कैसे पहुंचाते हैं? जीन्स, जीन्स के माध्यम से, डीएनए है, पाए जाने वाले कुछ कोड होते हैं जो मैंने थोड़ा बहुत वहां बताया क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। आंखों का रंग, ऊंचाई, ब्लड ग्रुप वो भी है, उसका भी टाइप होता है कि मदर का फादर का क्या है, तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन होता है, वही ब्लड ग्रुप बच्चे में आएगा। कुछ बीमारी के लिए संवेदनशीलता, ये भी बीमारी भी बताई ना कि वो हेरिडिटी होता है। आनुवांशिकता किसी जीव के शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों दोनों को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आर यू रेडी? नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी हो? यस बोलो, कमेंट में जल्दी से यस बोलो, फिर स्टार्ट करती हूं मैं। क्लियर है? ओके, रेडी? यस। दूसरा यस कहाँ गया? जल्दी से यस करो। साइंतनी का यस आ गया है। पूजा, जल्दी से यस बोलो, देखो टाइम जा रहा है, फिर टॉपिक क्लियर नहीं होगा।
मैम थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। देखो इंग्लिश में एक्सप्लेन की ना मैं यहाँ पे, सबका इंग्लिश वर्ड बताया, क्या चीज आपको समझ नहीं आई है बताओ। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, वोकेशनल व्यवसाय जो है वो भी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है ना। रिजेम्बलेंस, एक जैसा जो दिखते हैं, समानता का सिद्धांत वो हो गया। जैसे कैसे रिजेम्बल कहते हैं ना कि आप तो उसके जैसे लगते हो, आप तो ऐश्वर्या राय जैसी लगती हो, रिजेम्बल करते हैं ना। ठीक है। वेरिएशन, जो वेरी करेगा, हम वेरी मतलब क्या होता है, अलग अलग, विभिन्नता का सिद्धांत। और रिग्रेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रतिगमन। ठीक है, समझी, समझ आया। पूजा समझ आया। लास्ट स्लाइड में क्या बताया मैंने, ये देखो, ये वाला बताया था ना, देखो सामने। द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एक्सप्लेन्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग। अपने बच्चों में अपना गुण कैसे वो उनका जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, उसके बारे में बात की, हेरिडिटी से जाता है ना, एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन तक, माता पिता से गुण बच्चों में जाता है, पेरेंट्स जो है उनका गुण उनके बच्चों में जाता है। These characteristics are transmitted through genes, which are small pieces of code found in DNA. मैंने बताया ना कि क्रोमोसोम्स कैसे जाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उसके बारे में जो बात किया उसकी बातें हो रही हैं। There are different principles of heredity such as Mendel's law of inheritance. इसको मैं नहीं बताई हूँ, इसको आगे बताऊंगी, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं की हूँ मैं। जो टॉपिक से रिलेटेड है इसको बता रही हूँ। ठीक है, इफेक्ट क्या है, हेरिडिटी कैन इन्फ्लुएंस बोथ द फिजिकल एंड बिहेवियर ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बताया एग्जांपल से ना, यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, वोकेशनल में चेंज हुआ, फिजिकल एंड बिहेवियरल, आई कलर, हाइट, ब्लड टाइप, ये सब जो है सर्टेन डिजीज है, मतलब सस्पेक्टिबिलिटी जो है, संवेदनशीलता की, कुछ अगर डायबिटीज है तो उनके बच्चों को भी डायबिटीज हो सकता है, एक फैक्टर ये माना जा सकता है। हालांकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को तो बच्चे को अगर डायबिटीज हुआ है तो उनके पेरेंट्स को हो ही। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पिज्जा बर्गर वो सब भी का हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता, सस्पेंशन है। ठीक है, इट इज आर ऑल ट्रेट्स दैट आर जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, ये सब जेनेटिकली आता है। आंखों का रंग बताई थी ना कि एक बच्चा है, उसको लंबाई अपने पापा से आ गया और आंखों का रंग उनकी मम्मी से आ गया। ठीक है, environment can also have an impact on traits, leading to the concept of gene environment interaction. environment का भी अपना एक रोल होता है, चोर के घर जाओ तो चोरी सीखोगे, और दूसरी जगह रहोगे तो वहां का गुण सीखोगे। समझ आई। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊं, चलो आज पियाजी साहब को स्टार्ट करते हैं। पूजा क्लियर हुआ। अब देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञा किसको कहते हैं, क्या है संज्ञा बताओ, हिंदी में पढ़ते हो ना, संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है, जल्दी बताओ मुझे। कॉग्निटिव संज्ञान कहते हैं ना कि उसको हमने संज्ञान में लिया, मतलब अपने नॉलेज में उसको लिया है। संज्ञा क्या है, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को, स्थान, व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, उसके बाद ग्रुप या समूह, ये सब के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये था ना हमारा। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है उसको देखो। कॉग्निशन को इसके पहले समझेंगे कि संज्ञान क्या होता है।
ठीक है, यानी कि अनुभूति इसको कह सकते हैं, संज्ञान भी इसका हिंदी है, कॉग्निशन, संज्ञान। ठीक है, cognition is a term referring to the mental processes involved in gaining knowledge and comprehension. मतलब कि संज्ञान एक शब्द है जो ज्ञान और समझ प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। कैसे संदर्भित करता है? क्या होता है? अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछी तो क्या करोगे आप? आपसे मैं क्वेश्चन अभी सपोज करो कि आपसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर बताओ। ठीक है, पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया, मतलब टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद पूछी कि इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आप लोग क्या किए? पहले तो सोचे, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन, मतलब क्या होना चाहिए इसका आंसर, सोचे ना। उसके बाद जाने कि इसका थ्योरी क्या था, फिर इसको याद किए, रिकॉल किए कि क्या क्या इसका हो सकता है, फिर इसका समस्या का समाधान, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्व किए, जज किए कि हाँ इसका ये होना चाहिए, हेरिडिटी में क्या क्या आना चाहिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ। मतलब ये सारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, मतलब नॉलेज है इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब सारे जो दिमाग से रिलेटेड, मतलब इंटरनल जो फैक्टर है, सोचना है, जानना है, याद रखना है, जज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये सब जो जितने भी हैं, जो मेंटल लेवल के जो जो भी काम हैं, वो संज्ञान में आते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क के उच्च स्तरीय कार्य हैं और भाषा, कल्पना, धारणा और योजना को शामिल करते हैं। मतलब ये ब्रेन के हायर लेवल फंक्शंस हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में, क्या होता है? मेंटल एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? कॉग्निटिव आ जाती है उसमें। हायर लेवल फंक्शंस ऑफ द ब्रेन एंड इनकम्पास लैंग्वेज, इमेजिनेशन, परसेप्शन, प्लानिंग, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट इन्वेस्टिगेट्स हाउ पीपल थिंक एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निशन। मतलब हम लोग कैसा सोचते हैं, क्या अनुभूति में शामिल प्रक्रिया है, वो संज्ञान में आएगा। ठीक है, और भी इसके बारे में जानना है तो मैं बताऊंगी, पहले ये जान लो। कॉग्निटिव का डिफिनेशन समझ गया, मेंटल एबिलिटी, मेंटल प्रोसेस, सिंपल समझेंगे, मेंटल कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अब मेंटल प्रोसेस में कौन कौन क्या क्या कहे हैं? जेन पियाजे कहे हैं, वाइगोत्स्की कहे हैं, ब्रूनर कहे हैं, और ये तीनों का जो पर्सपेक्टिव रहेगा इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है, यस, कॉग्निटिव मीन्स मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटी। यस, प्रोसेस भी कह सकते हैं या एबिलिटी, क्षमता। ठीक है, किसका कैसा दिमाग है, फर्स्ट कौन करता है? जिसका कॉग्निटिव ज्यादा है। ठीक है, एबिलिटी। इसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे आगे, और अभी मैं बता रही हूं। अब ये देखो, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? अटेंशन है, लैंग्वेज है, लर्निंग है, मेमोरी है, परसेप्शन है, थॉट है, सब ये इंटरनल फैक्टर है। अब देखो, जीन पियाजे का हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो कॉग्निटिव से रिलेटेड है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। 1 मिनट। तो कॉग्निटिव मतलब हो गया कि माइंड, हेड, थिंकिंग, यानी कि मेंटल जो भी चीजें हैं, सोचना, हेड से रिलेटेड चीज है, माइंड से रिलेटेड चीज है, मेंटल है, वो हो गया कॉग्निटिव। और डेवलपमेंट क्या है? वो तो लाइफ लॉन्ग है, वूम टू टोम्ब है, गर्भ से लेके कब्र तक। अभिमन्यु गर्भ में ही सीखा ना, उन्होंने सीखा था ये चक्रव्यूह का भेदन,
गर्भ में सीखा, और हम लोग मरते दम तक हमारा विकास होता है, ग्रोथ तो रुक जाती है लेकिन विकास चलते रहता है। ठीक है, तो जीन पियाजे जो उनकी 3 तरह की थ्योरियाँ हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि बौद्धिक विकास सिद्धांत, दूसरा है डेवलपमेंटल थ्योरी यानी कि विकासात्मक सिद्धांत, और तीसरा है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म मतलब संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत। 3 तरह की उनकी थ्योरी है। और तीनों तरह की थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं जीन पियाजे की थ्योरी को। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन पूछे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे तो एक ही होगा, डेवलपमेंटल थ्योरी जो है बाय ऑफ जीन पियाजे तो एक ही होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म वाला जो आएगा तो वो भी एक ही होगा। इसके अलग अलग नाम है ये। ठीक है, जीन पियाजे जो है उनका थ्योरी अभी हम लोग डेवलपमेंटल थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, विकासात्मक क्रम के बारे में। कॉग्निटिव मतलब ये तो तीनों थ्योरी एक ही नाम है लेकिन विकासात्मक क्रम में पढ़ेंगे, क्योंकि एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है, स्टार बना लो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है हु वाज नोन एज फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी के डेवलपमेंटल थ्योरी के पिता कौन है, फादर कौन है? किनको जाना जाता है कि डेवलपमेंटल थ्योरी के पिता हैं? कौन है वो? मैम वी हैव अनदर क्लास एट 9 PM। कौन सी क्लास है आपकी? 9 बजे से पेपर 1 की है पूजा। तो फादर कौन आएंगे इनके? जीन पियाजे, GAN PIA। ठीक है, इनके 4 स्टेजेस होते हैं, मैं थोड़ा बता देती हूँ। पियाजे, वेरी गुड। तो 4 इसके इनकी थ्योरी है। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी मोटर चरण, ये जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्षों तक होता है। और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रिया, मूर्त संक्रिया इसको कहते हैं। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अमूर्त, अमूर्त कह सकते हैं इसको, अमूर्त परिचालन चरण। तो 11 साल के ऊपर में ये होता है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यही स्टार्ट करूंगी, आगे पीछे मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। पीछे वाला आप लोग प्लीज पढ़ लेना। आप लोगों की क्लासेस है तो मैं इसको एंड करती हूँ। और एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। अनुवांशिकता डिस्कस किया, हेरिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है उसको डिस्कस किया है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी डिस्कस किया। उसमें 3 तरह के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन और प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे? बॉडी स्ट्रक्चर पे, वोकेशनल पे। फिर ये आपका नाम पूछ सकता है कि डेवलपमेंट जो ये आपका D=H×E, ये इसने किन्होंने दिया है, तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। वुडवर्थ उन्होंने दिया है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि हेरिडिटी स्टैटिक है और इन्वायरमेंट जो है डायनामिक है। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस। तो उसमें जीन पियाजे का हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मकता के बारे में जाने, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस देखा हमने। और ये इसमें ये इसका स्टेप्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो क्लास टाइमली आया करो, और फीडबैक प्लीज बताओ क्लास कैसी लगी।
so that I can improve my class. Your feedback is needed. Please give me feedback. बहुत अच्छा है. थैंक यू साइंतनी. आपको क्लास समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए? जो नहीं क्लियर हुए वो आप प्लीज़ क्लास में पूछ लो. और इसके नोट्स के बारे में मैं बता देती हूँ कि नोट्स जो है मैं डेली बेसिस पे आप लोग को दूं या एक बार इसके नोट्स बना के वीकली अपलोड करूं? बताओ क्या अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए? वैसे मैं सोची थी कि वीकली डालूं. थैंक यू साइंतनी. थैंक यू पूजा. यू टीच वेरी वेल. थैंक यू. आप बहुत अच्छी टीचर बनोगी. क्लियर है. थैंक यू मैम. थैंक यू साइंतनी. थैंक यू पूजा. तो मैं नोट्स वीकली डालूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ठीक है. और नोट पे डिपेंड नहीं रहना है. क्लास जो मैं बता रही हूँ ना उसके नोट्स आप खुद बनाओ. जो भी बता रही हूँ अभी नहीं देखा, अभी नहीं लिखा है तो फिर से क्लास जाओ, रिकॉर्डेड देखो और उसके नोट्स बनाओ कॉपी में खुद से अपने लैंग्वेज में. जो आप नोट्स बनाओगे ना वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है. और वीकली सैटरडे या संडे को ऐसा करके मैं, ठीक है, नोट्स अपलोड कर दूंगी. क्या नो पूजा? नो क्या है पूजा? प्लीज एक्सप्लेन. ओके मैम. ठीक है. तो ये रहा. फिर से वही चीजें. जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है. तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के नाम सर्च करूं और बोलूं कि ये मेरे स्टूडेंट है, इन्होंने जेआरएफ लिया है, और गूगल में आपका नाम हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो. तो अपने आप को खर्च करो. कैसे खर्च करना है? पढ़ाई करके. ठीक है. क्लियर है साइंतनी, पूजा? और आप लोग प्लीज क्लास जो है टाइमली आया करो. कल की क्लास शायद पता नहीं, कंफर्म करती हूँ कि कल लीव है कि क्या है. अगर लीव नहीं रहेगी तो मैं कल मॉर्निंग में लेती हूँ. वो नोटिस आपको मिल जाएगा, नोटिस बोर्ड पे आप लोग चेक कर लेना. और क्लास जब भी रहेगी आप लोग प्लीज अटेंड करो. लाइव क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और समझ आती है. जो भी डाउट्स होते हैं वो तुरंत क्लियर हो जाते हैं. ठीक है. ठीक है पूजा. थैंक यू. थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास. थैंक यू एवरीवन. बाय एंड गुड नाइट. टेक केयर. सब्बा खैर, शुभ रात्रि. वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ. कल फिर से मिलते हैं अगर क्लासेस रही तो. ठीक है. तब तक के लिए बाय.